Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will start a new chapter from our first flight textbook. So please turn with me to page number 48, chapter number 4, from the diary of Anne Frank, written by Anne Frank. So students, before we begin the chapter, we will see the introductory part of this lesson. Before you read, Annalise Mary Anne Frank, जिनका जन्म 12 जून 1929 में हुआ था एंड इनका देहांत यानी कि डेथ फरवरी या मार्च मंथ में 1945 में हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 15 इयर्स जो है ये राइटर जो एन फ्रैंक है वो जीवित रहीं एंड शी वॉज ए जर्मन बॉर्न जीविश गर्ल, यानी कि इनका जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था एंड ये एक जीविश गर्ल थी। जीविश मीन्स क्या होता है? यहूदी, यानी वहाँ के लोग जो है वो जूडिज्म को फॉलो करते हैं, ओके एंड जिसको हम कहते हैं यहूदी जीविश गर्ल थी ये एन फ्रैंक, हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर 2 आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो कब हुआ था? ये 1939 से लेकर के 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था एंड इस दौरान जर्मनी में जो है वो नाजी पार्टी पावर में थे, ओके एंड नाजी पार्टी का जो व्यू पॉइंट था वो अगेंस्ट जीविश था एंड राइटर जो है एन फ्रैंक वो एक जीविश गर्ल थी। तो ये नाजी पार्टी जो है वो बिल्कुल भी हेट करते थे, जीविश पीपल को लाइक नहीं करते थे। तो यही कारण है कि यहाँ पे ये जो एन फ्रैंक है राइटर है वो कहाँ आ जाती है? वो जर्मनी को छोड़ करके नीदरलैंड्स में आ जाती है हाइड करने के लिए, खुद को बचने के लिए, ओके अपने पूरे फैमिली के साथ एंड 4 फ्रेंड्स के साथ इनको हाइड करना पड़ा क्योंकि नाजी पार्टी जो है बिल्कुल जीविश लोगों को लाइक नहीं करते थे। तो उनसे बचने के लिए, खुद को हाइड करने के लिए इनके जो पूरे फैमिली हैं और 4 फ्रेंड्स हैं वो कहाँ जाते हैं? एम्स्टर्डम में आ जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि एम्स्टर्डम कहाँ है? ये नीदरलैंड्स में है, ओके। अब हम आगे देखेंगे एंड इट विल बिकम मोर क्लियर। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वेयर ट्रैप्ड when the Nazi occupation extended into the Netherlands। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि उनका जो पूरा परिवार है एंड जो 4 फ्रेंड्स थे वो हाइडिंग में चले गए थे, छुप गए थे। कहाँ पे? ये एम्स्टर्डम में। एंड जब नाजी जो है वो पावर में आ गए थे तो ये बिल्कुल भी जीविश लोगों को लाइक नहीं करते थे, तो इनके कारण जो है राइटर यानी एनी फ्रैंक को हाइड करना पड़ा था, ओके। लेकिन बाद में क्या होता है, ये जो जर्मनी था वो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ पे वो अपना कब्जा कर रहा था, उसको अपने कंट्रोल में कर रहा था, पावर में कर रहा था एंड धीरे धीरे वो जो है नीदरलैंड पे भी अपना कब्जा कर लिया। एंड जब वो नीदरलैंड पे अपना कब्जा कर लिया तो यहाँ पे एन फ्रैंक को यानी कि राइटर को ये वहाँ पे ट्रैप हो जाती है, वहाँ पे ये फंस जाती है। आगे है, as persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। अब यहाँ पे persecutions मीन्स क्या होता है? अत्याचार। जब जिस लोगों पे अत्याचार जो है धीरे धीरे बढ़ता गया, ये जो नाजी पार्टी थे वो अत्याचार बहुत ही करने लगे, तो अत्याचार जब बढ़ गया तो इनका जो फैमिली है वो कहाँ चला गया? वो हाइडिंग में चला गया इन जुलाई 1942। यानी कि हम कह सकते हैं उस समय ये जो एन फ्रैंक है इनका जो एज रहा होगा वो रफली 13 इयर्स का रहा होगा। तो ये लोग हाइडिंग में चले जाते हैं। कहाँ पे? एक हिडन रूम में, जो कहाँ पे था? इन हर फादर, जो इनके पिताजी का नाम था ऑटो फ्रैंक्स, इनका जो ऑफिस था उस ऑफिस बिल्डिंग में एक हिडन रूम था, यहाँ पे ये लोग खुद को हाइड कर लेते हैं।
आगे है, आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम। ओके, तो अब यहाँ पे है आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, यानी यहाँ पे ये लोग 2 साल जब छिप के रहे, खुद को ये लोग हाइडिंग में चले गए थे, जैसा हमने देखा 1942 में। तो यहाँ पे हाइडिंग में रहे, लेकिन 2 साल के बाद ये जो ग्रुप था ये बिट्रेड हो गया, यानी कि इसको डिस्कवर कर लिया गया, फाइंड कर लिया गया एंड इनको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, जिसको हम कहते हैं कारागार। Transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो राइटर है हमारी, इनकी जो सिस्टर है जिनका नाम था मार्गोट फ्रैंक, इनका जो है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनकी डेथ हो जाती है एंड कुछ ही दिन के बाद एन की भी डेथ हो जाती है, राइटर की भी डेथ हो जाती है। किसे कारण? टाइफस के कारण डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप होता है, कारागार है, तो यहाँ पे जब ये लोग आ जाते हैं रहने के लिए, जो बेर्गन बिल्सन में था, उसके बाद इनकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक का डेथ हो जाते हैं। उसके कुछ ही दिन के बाद टाइफस के कारण एन फ्रैंक का भी डेथ हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टरडम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। यानी कि इस ग्रुप में उनके बस केवल पिताजी ही एक ऐसे इकलौते शख्स थे जो सरवाइव हुए थे। एंड जब ये वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाता है 1945 में, तो ये एम्स्टरडम रिटर्न हो जाते हैं एंड जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको क्या मिलता है, एक डायरी मिलता है उनको। कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। एंड कन्विंस दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, एंड उनको ये कन्विंस हो जाता है, वो मान लेते हैं कि ये क्या है, एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है। एंड वो क्या करते हैं, ही टुक द एक्शन टू पब्लिश इट, एंड आगे वो सोचते हैं कि हम इसको क्या करेंगे, इसको पब्लिश करते हैं एंड उसका नाम देते हैं द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। एंड उसी में से एक छोटा सा पार्ट जो है यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं एंड आगे अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो ये इंग्लिश में पब्लिश किया गया इसको, एंड इसका नाम रखा गया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944। ओके, तो ये जो डायरी था ये दिया गया था एन फ्रैंक को, कब दिया गया था, फॉर हर 13th बर्थडे पे ये डायरी गिफ्ट किया गया था। एंड क्रॉनिकल्स मीन्स क्या होता है, रिकॉर्ड, एंड इसमें वो हर चीज़ रिकॉर्ड था उनके लाइफ के बारे में। कब से, 12 जून 1942। तो अगेन आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ था, 12 जून में होना चाहिए था, जो हमने पहले ही पढ़ा था। इनका जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। तो ये डायरी जो है उनको बर्थडे पे मिला था 12 जून 1942 को। अनटिल इट्स फाइनल एंट्री, तो यहाँ पे उस समय से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक हर रिकॉर्ड, हर दिन की जो इवेंट थी वो उस डायरी में रिकॉर्ड था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक। ओके, एंड आगे है इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, यानी कि वो धीरे धीरे उसको ट्रांसलेट किया गया एंड उसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज था वो डच में था एंड उस लैंग्वेज से इसको बहुत सारे अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक, यानी पूरे दुनिया में सबसे वाइडली यानी कि सबसे ज़्यादातर पढ़े जाने वाले बुक में ये बुक का नाम आया, द डायरी ऑफ एन यंग गर्ल। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary।
ओके। यानी कि इस पे बहुत सारे फिल्म्स बने, टेलीविज़न पे शो आए, थिएरेटिकल प्रोडक्शंस हुए एंड बहुत जैसे ओपेरा मिस होता है नाटक, इस पे बेस्ड डायरी के बेस्ड पे बहुत सारे फिल्म, टेलीविज़न शो, नाटक, बहुत सारा चीज़ इस पे किया गया, दर्शाया गया, लोगों को दिखाया गया। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. तो यहाँ पे इसमें क्या डिस्क्राइब है, द वर्क ऑफ ए मैच्योर, यानी कि वो काफ़ी मैच्योर थी, एंड इनसाइटफुल यानी एक होता है ना थॉटफुल माइंड, उनका माइंड भी बहुत ज़्यादा थॉटफुल था, वो काफ़ी मैच्योर थी। एंड ये डायरी जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक इंटीमेट एग्जामिनेशन यानी कि क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, यानी कि प्रतिदिन जो दिनचर्या होता है, जब नाजी जो थे वो पावर में थे, तो उस समय का जो डेली जो उनका एक्सपीरियंस था, कैसा वो फेस करती थी, वो सब चीज़ जो है वहाँ पे डायरी में हर चीज़ रिकॉर्ड था। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. तो होलोकॉस्ट मीन्स होता है विध्वंस, यानी कहते हैं ना ए सिचुएशन वेयर ए ग्रेट मैनी थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड एंड ए ग्रेट मैनी पीपल डाई। तो यहाँ पे जो हॉलोकॉस्ट है वो वर्ल्ड वॉर 2 को बताया गया है, एंड रिनाउंड मीन्स होता है प्रसिद्ध। तो वर्ल्ड वॉर 2 विक्टिम्स में जो थी एन फ्रैंक, तो काफ़ी जानी मानी चर्चित विक्टिम बन के उभरी। तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल बिगिन आवर चैप्टर। अभी हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे, सो प्लीज़ टर्न विथ मी टू पेज नंबर 50। अभी हम पेज नंबर 50 से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। राइटिंग इन ए डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो बता रही है कि डायरी में लिखना एक सच में एक बहुत ही काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था मेरे लिए। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. तो वो बता रही है कि मैंने अपने लाइफ में तो कुछ लिखा ही नहीं है, इसके पहले मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं लिखा है, चाहे वो डायरी या कुछ भी नहीं लिखा हो, इसके लिए ये उसको एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लग रहा है। तो पहला रीज़न ये दे रही है, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। सेकेंड रीज़न ये दे रही है, वो बता रही है कि आगे चलने के बाद लेटर नाइदर आई, यानी कि खुद के बारे में बता रही है एन फ्रैंक की, ना ही मैं या दूसरा कोई ये मेरे जो 13 ईयर ओल्ड एक स्कूल जाने वाली लड़की के बारे में, उसके थॉट्स के बारे में, वो क्या सोचती है, वो क्या करती है, उसके बारे में न जानने की न मुझे इच्छा होगी और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को इच्छा होगी कि एक 13 साल की लड़की जो है वो क्या सोचती थी। तो स्टूडेंट्स ये 2 रीज़न है जिसके कारण एन फ्रैंक को ये डायरी लिखना जो है ये काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। आगे है, ओ वेल इट डजेंट मैटर। ओके, चलो ये मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे कैसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं लिखूं। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये एक फ्रेज है, गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, फील रिलीव्ड, यानी कि एक होता है ना दिल हल्का कर लेना, बी आउट ऑफ वरीज और टेंशन। यानी कि जब हमारे पास कोई फ्रेंड होता है, कोई मित्र होता है, तो जब हम उससे बात करते हैं तो हमारे दिल के अंदर जितना बर्डन होता है, जितना टेंशन होता है, तो हम जब उसे शेयर करते हैं तो हमें थोड़ा हल्का फील होता है। तो यहाँ पे एन फ्रैंक बता रही है कि आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, यानी कि मेरे दिल के अंदर जितने भी टेंशन है, वरीज हैं, मैं उसको बाहर लाना चाहती हूँ। और वो किस माध्यम से, किसके थ्रू वो बाहर लाना चाहती थी, वो डायरी के माध्यम से बाहर लाना चाहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, यानी कि वो बता रही है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है, ज़्यादा सहन क्षमता है, लोगों से ज़्यादा सहने की क्षमता किसके पास है, पेपर के पास है।
I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. Listless means होता है with no energy or interest. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आगे बता रही है आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, वो इस सेइंग के बारे में कब सोचती है? ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग लिटिल डिप्रेस, यानी उस दिन जब ये काफ़ी डिप्रेस फील कर रही थी एंड ये बैठी हुई थी घर में अपने चिन पे गाल पे हाथ रखे हुए काफ़ी बोर थी और वो लिस्टलेस फील कर रही थी, उसके अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं था. वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और वो सोच रही थी क्या मैं घर में रहूं या बाहर चली जाऊं, ऐसा वो सोच रही थी. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, तो लास्ट में ये वहीं पे रुक जाती है, वहीं पे स्टे कर जाती है जहाँ पे थी. ब्रूडिंग, yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as a diary. तो आगे वो बता रही है कि वो कहती है कि हाँ, पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है, लोगों से कहीं ज़्यादा पेशेंस किसके पास है? पेपर के पास है. एंड मैं इसमें बहुत सारी चीज़ को, अपने थॉट्स को लिख भी सकती हूँ. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, और वो कहती है कि मैं इस मोटे कवर वाले बुक को, जिसको हम क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं, ये मैं किसी को रीड करने नहीं दूंगी. रेफर टू एज ए डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड. कब तक? जब तक मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता है. इट प्रॉबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं डायरी में ही अपने थॉट्स वगैरह को लिख लूँगी, ऐसा वो सोच रही है. तो स्टूडेंट, इस लाइन से हमें ये भी पता चलता है कि एन फ्रैंक के पास कोई भी फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे, तो वो सोच रही है कि डायरी में अपने थॉट्स को लिखने के लिए, तो वो ऐसा सोच रही है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है लोगों से, एंड वो अपने दिल को हल्का करना चाहती है, अपने सारे बर्डन को पोर आउट करना चाहती थी. वो सोचती थी कि चलो मैं डायरी में ही हर चीज़ को पोर आउट करूँगी, एंड तब तक मैं इसे दूसरे को रीड करने नहीं दूँगी जब तक कि मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता है. आगे है, Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. तो यहाँ पे बता रही है कि मैं वापस उसी पॉइंट पे आ चुकी हूँ जिसकी वजह से मैंने डायरी लिखना शुरू किया था. एंड वो रीज़न क्या है? I don't have a friend. तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमें पता चल चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एन फ्रैंक के पास कोई फ्रेंड नहीं था, जिसकी वजह से वो डायरी लिखना स्टार्ट की थी ताकि वो अपने मन को हल्का कर सके, दिल को हल्का कर सके, एंड जितने भी उसके मन में थॉट्स थे, फीलिंग्स थे, उसके साथ वो शेयर कर सके. एंड वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ उसी को दिखाती जब उसके पास कोई एक रियल फ्रेंड्स हो जाते, तब उसी के साथ वो डायरी उसको रीड करने के लिए देती या उसके साथ शेयर करती. उसके अलावा वो किसी के साथ शेयर नहीं करती. तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी the further part of this lesson. So students, that's all for today. Have a nice day. Thank you.